आज हम अध्ययन करेंगे यूथ का सॉल्व पेपर। ये यूजीसी ने पेपर 2 हिंदी का प्रीवियस पेपर है। तो आज हम 2004 का जो पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से 2004 से 2020 तक के सभी हिंदी के प्रीवियस पेपर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा और उसका विकास जो पहला यूनिट है उसका प्रश्न यहाँ पे है। तो दिसंबर 2004 का ये पेपर है। जो पहला प्रश्न है वो है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है ए शौरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश और डी महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मागधी अपभ्रंश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ और हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों का विकास किस प्रकार हुआ वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश जिससे पश्चिमी हिंदी उपभाषा विकसित हुई और इससे जो बोलियां विकसित हुई वो है 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। दूसरी जो शौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषा विकसित हुई वो है राजस्थानी, जिससे पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी यानी कि जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी यानी कि मालवी, ये बोलियां विकसित हुई। तीसरी जो उपभाषा है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित वो है पहाड़ी और इससे 3 बोलियां विकसित हुई हैं। पहली है कुमाऊनी, दूसरी है गढ़वाली और तीसरी है नेपाली। और चौथी जो उपभाषा जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई वो है गुजराती। दूसरा जो अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश, तो इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा जो अपभ्रंश है वो है मागधी, जिससे कि बिहारी हिंदी का विकास हुआ और बिहारी से 3 बोलियां विकसित हुई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मागधी अपभ्रंश से जो और भी बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये 3 यानी कि बिहारी मिलाकर 4 उपभाषा विकसित हुई है। और चौथा अपभ्रंश है पैसाची, जिससे लहंदा और पंजाबी 2 उपभाषा विकसित हुई। 5वां अपभ्रंश है ब्राचड़, जिसे सिंधी उपभाषा विकसित हुई। और 6ठा जो अपभ्रंश है महाराष्ट्री, जिससे मराठी उपभाषा विकसित हुई। तो ये यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इससे हम पूरा इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि इस भाषा और बोली इसका विकास जो है इससे बहुत प्रश्न आते हैं, हर बार प्रश्न आते हैं। तो जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है आंसर को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए 347, बी 348, सी 343 और डी 345। तो इसका सही आंसर होगा सी 343। अब यहाँ पर भी डिस्क्राइब कर दिया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, जो कि हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये जो 22 भाषाएं हैं वो संविधान के 8वीं अनुसूची भाग 17 अनुच्छेद 343 से 51 में शामिल किया गया है और हिंदी को संविधान में राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई 14 सितंबर 1949 को। तो यहाँ से प्रश्न एक आता ही आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए सी राजगोपालचारी, बी महात्मा गांधी, सी मोटूरी सत्यनारायण और डी विनोबा भावे। तो इसका जो सही आंसर है बी है महात्मा गांधी। अब यहाँ पर इसको भी व्याख्यायित कर दिया गया है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो ये है कि इसकी स्थापना दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? तो 1927 में मद्रास में हुआ, महात्मा गांधी ने किया। तो ये तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी में मद्रास में किया था। इस संस्था की स्थापना दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी बघेली। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर डी होगा बघेली। व्याख्या में दिया गया है ब्रजभाषा खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। अब यहाँ पर फिर से हिंदी भाषा और उससे जो बोलियों का विकास हुआ वो दे दिया गया है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं सीधा। ये देखिए अपभ्रंश और उससे बोलियों का विकास, ये हम देख चुके हैं। तो हम सीधा अगला प्रश्न, अब हमारा 5वां प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी और डी मालवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी मालवी। व्याख्या में दिया गया है मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है जिसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से बोलते हैं, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यहाँ पर फिर से अपभ्रंश से विकसित उपभाषा और बोलियों को दे दिया गया है। तो हम ये देख चुके हैं, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है ए बिहार, बी ब्रज क्षेत्र, सी उड़ीसा और डी बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी बंगाल। यहाँ पर व्याख्या दे दिया गया है ब्रज बोली बंगाल की एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। अब हमारा फर्स्ट यूनिट जो हिंदी भाषा और उसका विकास था, उससे जो प्रश्न पूछे गए थे 2004 में वो खत्म हुआ। अब हिंदी साहित्य का इतिहास से जो प्रश्न पूछा गया वो यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से जो पहला प्रश्न पूछा गया, यानी कि जो हमारा 7वां प्रश्न है वो है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है ए अपभट्ट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली और डी ब्रज। तो इसका सही आंसर होगा बी अपभ्रंश।
अब यहाँ पर व्याख्या दे दिया गया है। विद्यापति, जिनका समय है 1350 से 1450 की रचनाएं तथा भाषा, तो उनकी संस्कृत की जो रचनाएं हैं वो है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गत, पतलक वर्ण, कृत्य। तो इसमें जो है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचनाएं हैं। अभट्ट या अपभ्रंश में जो लिखे हैं वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान में रखें। और मैथिली में जो है तो उनका मैथिली में है पदावली, गोरक्ष विजय, जो कि नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है। तो ये सब ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट है सब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की? ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन और डी मंझन। तो इसका सही आंसर होगा बी अब्दुल रहमान। अब यहाँ पर इसका भी व्याख्या दे दिया गया है कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है जो अभट्ट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है, ये इम्पॉर्टेंट है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना है, जबकि मंझन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य था जो यहाँ पर दे दिया गया है। अब अगला जो प्रश्न है वो है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद और डी माधवाचार्य। तो इसका आंसर है सी रामानंद। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मागुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामानंद के संबंध में जो कथन है वो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, उत्पन्ना द्राविड़े शाह वृद्धम, कर्नाटके गदा, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जुर्नताम गता। तो ये जो कथन है रामानंद के संबंध में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका भी है और पूछा जा भी सकता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर वो है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ऑप्शन है ए कृष्ण भक्ति शाखा, बी राम भक्ति शाखा, सी ज्ञानाश्रय शाखा और डी प्रेमाश्रय शाखा। तो इसका सही आंसर होगा सी ज्ञानाश्रय शाखा। अब इसकी जो व्याख्या की गई है, सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवि है। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश हैं। दयाबाई और सहजोबाई संत चरण दास की शिष्या थी, दोनों चचेरी बहनें थी। नोट में दिया गया है सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को बेल वेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है।
अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए रूप गोस्वामी, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ, डी माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ए रूप गोस्वामी। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है ग्रंथ और ग्रंथकार। तो उज्ज्वल नीलमणि जो है वो रूप गोस्वामी का है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये है वल्लभाचार्य का। नोट में दिया गया है अनुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उसके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी मंझन और डी मुल्ला दाऊद। तो इसका सही आंसर होगा डी मुल्ला दाऊद। यहाँ पर ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष, ग्रंथकार और उसकी जो भाषा है वो दिया गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आते ही आते हैं। तो ग्रंथ है चंदायन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1379 ईस्वी। इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद और इसकी भाषा है अवधी। दूसरा ग्रंथ है मृगावती जिसका प्रकाशन वर्ष है 1503। रचनाकार हैं कुतुबन और भाषा है अवधी। तीसरा जो ग्रंथ है वो है मधुमालती जिसका प्रकाशन वर्ष 1945। रचनाकार है मंझन और भाषा अवधी है। और जो चौथा ग्रंथ है वो है पद्मावत जिसकी रचना काल है 1540। रचनाकार हैं जायसी और भाषा है अवधी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा क्रमानुसार, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से क्रमानुसार इसको सजाने के लिए। तो ये आप इस रीज़न याद रखें कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में। नोट में दिया है ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर वो है हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? ऑप्शन है ए सरस्वती, बी है आनंद कादम्बिनी, सी सुदर्शन और डी हिंदी प्रदीप। तो इसका सही आंसर होगा ए सरस्वती। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। सरस्वती की स्थापना काशी में सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू किया गया था। पुनः सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। तो सरस्वती के जो प्रथम संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास 1902 में और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी बन गए। सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पर और पत्र, प्रकाशन वर्ष और संपादक दे दिया गया है। पत्रिका है आनंद कादम्बिनी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। और ये मासिक पत्रिका है जो मिर्जापुर से प्रकाशित हुई। दूसरा है सुदर्शन 1900 में प्रकाशन हुआ। देवकी नंदन खत्री एवं माधव दोनों मिलकर संपादन किए। ये भी मासिक पत्रिका है, ये काशी से निकली थी। हिंदी प्रदीप
प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका है और ये प्रयाग से। तो देखिए इसमें जो ईस्वी सन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि क्रमानुसार प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार सजाइए। तो ईस्वी सन याद रखना है और जो संपादक है ये भी याद रखना है और स्थान भी। अगला जो प्रश्न है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद और डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है बी हैदराबाद। यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है, कल्पना दक्षिण भारत में हिंदी की मुख्य पत्रिका है जिसका प्रकाशन सन 1949 ईस्वी से हैदराबाद तेलंगाना से होता है। कल्पना का प्रारंभ आरेंद्र शर्मा के संपादक में हुआ। यह द्विमासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक बद्री प्रसाद विशाल थे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो ऑप्शन है ए सत्य प्रकाश मिश्र, बी नंद किशोर नवल, सी काशीनाथ सिंह और डी रविंद्र कालिया। तो इसका सही आंसर होगा ए सत्य प्रकाश मिश्र। फिर से यहाँ पत्रिका और प्रकाशन वर्ष, संपादक और स्थान दे दिया गया है। तो माध्यम जो पत्रिका है वो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सत्य प्रकाश मिश्र ने इसका संपादन किए और यह मासिक पत्रिका है जो कि प्रयाग से प्रकाशित हुई। नया ज्ञानोदय 2002 प्रकाशन वर्ष से इसके संपादक रविंद्र कालिया है। ये भी मासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से निकली। कसौटी पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष है अप्रैल जून 1991। इसके संपादक है नंद किशोर नवल और ये त्रैमासिक है जो पटना से निकली। नोट में दिया गया है माध्यम 1964 मासिक या त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राय थे। अब अगला प्रश्न जो है 16 नंबर, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी होमवती देवी और डी सत्यवती मलिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए महादेवी वर्मा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, छायावादी युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार 1972 ईस्वी में नामक रेखा चित्र, जो मेरा परिवार है 1972 में प्रकाशित हुआ रेखा चित्र है, जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी के पालतू पशु पक्षी नीलकंठ यानी मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निको नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी आदि का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है ए नायिका भेद, बी श्रृंगार, सी नीति और डी भक्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी नीति। व्याख्या है, वृंद सत्सई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर, चित्राधार किसकी रचना है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी मुकुटधर पांडे और डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका सही आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर व्याख्या में देखिए जयशंकर प्रसाद का सभी जो रचनाएं हैं और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी का जो रचना है इम्पोर्टेंट वो सब दे दिया गया है। तो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। चलिए इसे हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जिनका समय है
1889 से 1947। देखिए, जो कवि हैं या जो भी रचनाकार हैं उनका जन्म काल के अनुसार भी पूछता है, या तो मिलान करने के लिए रहेगा या तो क्रमानुसार सजाने के लिए रहेगा प्रश्न। तो ईस्वी सन कवियों या रचनाकार के जन्म का भी हमें ध्यान में रखना है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह तथा उनका अनुक्रम। उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, सुकुचवास 1910 में, बभ्रुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1914 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, झरना भी 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कमायनी 1935 में। अब है रामनरेश त्रिपाठी का समय है इनका 1989 से 1962। तो इनका देख लेते हैं। मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 में और कविता कौमुदी, इसका समय नहीं दिया गया है। मुकुटधर पांडे हैं अगला, इनका समय है 1895 से 1984। तो इनका है आशु, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। उसके बाद है रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनका समय है 1915 से 1996। तो इनकी जो है रचनाएं अनुक्रम में दिया गया है सभी रचनाओं को। तो सबसे पहला है मधुलिखा 1938 में, अपराजिता 1939 में, किरण वेला 1941 में, करील 1942 में, लाल चुनर 1944 में और बरसांत के बादल। अगला प्रश्न है भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ऑप्शन है ए 1880, बी 1857, सी 1873 और डी 1860। तो इसका सही आंसर होगा सी 1873 ईस्वी। व्याख्या है भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वहाँ से ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। बीस नंबर प्रश्न है राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए आत्मजयी, बी अग्निलिख, सी भूमिजा और डी रश्मिरथी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी अग्निलिख। अब इसका भी व्याख्या दिया गया है जो हम देख लेते हैं। व्याख्या है काव्य है, प्रकाशन वर्ष है, काव्यकार है और विषय वस्तु है। तो अग्निलिख है, इसका समय नहीं दिया गया है और इसके जो रचनाकार है भारत भूषण अग्रवाल है और ये राम काव्य है। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण रचनाकार है और यह प्रबंध काव्य है। भूमिजा, इसका भी समय नहीं दिया गया है, नागार्जुन का है। और रश्मिरथी 1952 रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 21 नंबर जो प्रश्न है। अब है हिंदी साहित्य की गतिविधियों से प्रश्न। तो 21 नंबर जो प्रश्न है सेठ वांकेलाल किसकी रचना है? ऑप्शन है ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी यशपाल, सी अमृतलाल नागर और डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी अमृतलाल नागर। व्याख्या दिया गया है यहाँ पर, जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं रचनाकार उनका जितने भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार हम देखते हैं सभी को
कि अमृतलाल नागर का उपन्यास है महाकाल 1947 में, सेठ बांकेलाल 1955 में, बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959 में, सुहाग के नुपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में, एक दाने मिश्रारण्य 1972 में, मानस का हंस 1972 में, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। दूसरा है यशपाल का, तो ये है दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1986, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958 और भाग 2 1960, 12 घंटे 1972, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। अगले जो ऑप्शन में रचनाकार दिए गए थे, पांडे बेचन सरमाउग्र, इनकी रचनाएं हैं चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आँखों में 1937, चॉकलेट 1927, जीजी जीजी 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जूहू 1963। अगला जो है वो है भगवती चरण वर्मा, तो उनका है पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1940, आखिरी दांव 1950, सपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वॉरेन हेस्टिंग का शार्ट कहानी की रचना किसने की? ऑप्शन है ए शिवमूर्ति, बी संजीव, सी उदय प्रकाश और डी सृंजय। तो इसका सही आंसर होगा सी उदय प्रकाश। इसकी व्याख्या है रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का शार्ट का रचनाकार है उदय प्रकाश। ये कहानी है केसर कस्तूरी 1991 में प्रकाशित हुई। शिवमूर्ति इसके रचनाकार है और ये भी कहानी संग्रह है। नंगा 2001 प्रकाशन वर्ष से। सृंजय इसके रचनाकार है, ये भी कहानी संग्रह है। प्रेम मुक्ति समय 1991 ईस्वी है। संजीव इसके रचनाकार है और ये भी कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ऑप्शन है ए गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे और डी कारंत। तो इसका सही आंसर होगा ए गिरीश कर्नाड। व्याख्या देख लीजिए, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कारंत आदि महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवती प्रसाद वर्मा, बी यशपाल, सी उदय शंकर भट्ट और डी अमृतलाल नागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यशपाल। अब जो भी ऑप्शन में रचनाकार हैं उनकी इम्पॉर्टेंट रचना यहाँ पर दे दी गई है, तो इसे हम एक बार
देख लेते हैं। अमृतलाल नागर का देखते हैं सबसे पहले। तो इनका महाकाल 1947, सेठ वांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखरा 1968, एक दाने मिशारने 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। यशपाल का है। यशपाल का दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भागवान 1958 और भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974। अगला है भगवती चरण वर्मा का। तो इनका है पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास है नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? ऑप्शन है ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी विजय देवनारायण शाही और डी देवराज। तो इसका सही आंसर है डी देवराज। तो दिसंबर 2004 में जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 50 प्रश्न है। तो इसे हम 2 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस हम 25 क्वेश्चन देखे हैं। आगे हम अगले भाग में देखेंगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से 2004 से 2020 तक के सभी प्रश्न को, प्रीवियस पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।